हेलो एवरीवन। अभी तक हमने रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 कंप्लीट कर लिया, अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, एक्ट ऑफ 1786, चार्टर एक्ट ऑफ 1793। इतना हमने कंप्लीट कर लिया है और आई होप जितनी भी ट्रिक्स बनाई है उससे आपको ये पूरा एकदम अच्छे से याद हो गया होगा। आज हम देखने वाले हैं चार्टर एक्ट ऑफ 1813। दोस्तों, अगर चार्टर एक्ट ऑफ 1813 की मैं बात करूं तो ये वो एक्ट है जिसके बाद से अगर देखा जाए कि अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि ऐसा कौन सा एक्ट था जिसके बाद जो एक ट्रेडिंग कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी जो एक ट्रेडिंग कंपनी थी वो धीरे धीरे पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन गई, तो वो यही एक्ट था 1813। 1813 एक्ट से ही जो एक ट्रेडिंग के लिए आई हुई कंपनी थी वो अब एक पॉलिटिकल कंपनी बन गई। अगर कोई पूछे कि क्या क्या कारण क्या थे उसके, कि मतलब बेसिकली चार्टर एक्ट 1813 लाया गया, इसके क्या रीजंस थे, तो दोस्तों देखिए, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ चुका था ब्रिटेन में। ठीक है, तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आने की वजह से क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्लोथ्स, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा बढ़ गई। तो जब प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग बढ़ गई, क्योंकि देखिए पहले जो काम हाथ से होता था, अब हैंडमेड प्रोडक्ट के लिए क्या आगे मशीन्स आ गई। अब मशीन्स में प्रोडक्ट बनता भी अच्छा था और ज़्यादा क्वांटिटी में बनता था। जैसे अगर पहले 5 कपड़े बनते थे तो अभी उसी टाइम पीरियड में 20 कपड़े बनने लग गए। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आने की वजह से जो प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया और अब इसको चाहिए था मार्केट। इस प्रोडक्शन के लिए जो मार्केट चाहिए था, उस मार्केट के लिए ही जो वहाँ के जितने भी जो ट्रेडर्स थे वो कंपनी जो ब्रिटेन की गवर्नमेंट से डिमांड करने लग गए कि भाई हमें मार्केट आप प्रोवाइड करवाइए। ठीक है, अभी मार्केट की वो डिमांड तो कर ही रहे थे, साथ ही साथ क्या हुआ कि नेपोलियन ने अपना कॉन्टिनेंटल सिस्टम लगा दिया। उसने एक कॉन्टिनेंट को कवर कर दिया। उसमें क्या है कि ब्रिटेन से ट्रेड ही बंद कर दिया, ब्रिटेन से ट्रेड एकदम परमानेंटली यूरोप का बंद कर दिया नेपोलियन ने। तो एक रीज़न ये हो गया आपका। उसके बाद उसी टाइम पे क्या हुआ कि एडम स्मिथ की फ्री मार्केट पॉलिसी आ रखी थी कि भैया मार्केट सबके लिए खुला होना चाहिए, किसी के लिए बंद नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसने भी एक रोल किया, क्योंकि व्यापारियों के अब दिमाग में ये आने लग गया कि एक सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी को ही क्यों मोनोपोली दी हुई है, हमें भी तो चाहिए, हमें भी, हमारे लिए भी इंडिया के मार्केट को ओपन करिए। ठीक है, उसके बाद ब्रिटेन की जो क्रिश्चियन मशीनरी थी वो भी ब्रिटेन गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बनाने लग गई कि भाई हम जाना चाहते हैं इंडिया में, वहाँ पे जाके अपने धर्म का प्रचार करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली कारण थे जिसके वजह से जो ब्रिटेन की गवर्नमेंट थी उसने क्या किया, जो आपका चार्टर एक्ट ऑफ 1813 लेके आई अमेंडमेंट करने के लिए। क्योंकि देखिए इससे पहले वाला जो एक्ट था उसमें सारी पावर क्या थी, कंपनी को दे रखी थी, कंपनी ट्रेड मोनोपोली दे रखी थी, है ना, कंपनी सारी चीज़ें कंट्रोल करती थी। हर चीज़, कोई भी रेवेन्यू से रिलेटेड मैटर है या कुछ भी है तो वो कंपनी के हाथ में था। ठीक है, तो अब धीरे धीरे इन रीजंस की वजह से जो कंपनी का कंट्रोल है वो हटा दिया। ठीक है, तो इसके जो फीचर्स हैं 1813 के एक्ट के, उसमें देख लेते हैं कि क्या क्या चेंजेस किए गए। ठीक है, तो इस फीचर में सबसे पहला जो चेंज किया गया कि ट्रेड मोनोपोली ख़त्म हो गई। देखिए यहाँ से आपको याद रहेगा कि क्यों हटी थी, क्या कारण थे। ठीक है, ट्रेड मोनोपोली रिमूव कर दी गई। ठीक है, पर इसमें दो एक्सेप्शन थे। एक तो था चाय, टी और चाइना, मतलब चाय और चाइना के ऊपर जो ट्रेड मोनोपोली थी अभी भी कंपनी की थी। उसके अलावा जो अदर प्रोडक्ट्स थे उसमें कोई भी कंपनी आके अपना व्यापार कर सकती है। जैसे मान लीजिए इंडिया में एक हो गई टाटा आपकी, है ना, एक हो गई रिलायंस हो गई। ठीक है, एक हो गई अडानी हो गई। ठीक है, तो जैसे ये बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, तो अब इन कंपनी में से एक कंपनी मान लीजिए चली गई, नेपाल चली गई और नेपाल जाके उसने अपना प्रोडक्शन शुरू कर दिया और उसको ही मोनोपोली मिली है। अगर रिलायंस चाहती है तो वो वहाँ नहीं जा सकती है, पर रिलायंस भी एक बड़ा एम्पायर है, तो कुछ टाइम बाद रिलायंस कहेगी कि मुझे भी जाने का मौका दीजिए। बस इसी तरीके का था। तो ट्रेड मोनोपोली जब हटाई तो अब रिलायंस भी वहाँ पे जाके अपने काम कर सकती है, पर वो चाइना चाइना के साथ ट्रेड नहीं कर सकती है और टी में नहीं कर सकती है, क्योंकि इससे अभी भी ईस्ट इंडिया कंपनी को बहुत प्रॉफिट हो रहा था। ठीक है, आई होप ये पॉइंट समझ आया होगा। दूसरा चेंज जो किया गया, वो जो सोवरेंटी थी वो ब्रिटिश क्राउन के हाथ में दे दी गई। पहले किसके पास था, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास था। ठीक है, अब उसके बाद क्रिश्चियन मिशनरी को अलाउ कर दिया कि अब वो आ सकती है, वहाँ आके अपना धर्म का प्रचार कर सकती है। और एक पॉइंट क्या था, वेस्टर्न एजुकेशन स्टार्ट कर दिया गया। ठीक है,
और लोकल गवर्नमेंट को परमिशन दे दी गई कि टैक्स इम्पोज करने के लिए, जो लोकल पीपल है उनके ऊपर टैक्स इम्पोज करने के लिए परमिशन दे दी गई। तो ये आपको 1813 का जो एक्ट था ये कंप्लीट एक्ट था। देखिए ये आप बहुत आसानी से इसको याद रख सकते हैं, और अगर नहीं याद हो रहा है तो उसके लिए ट्रिक तो हमारी हमेशा रहती है। तो जो इस बार की ट्रिक है मेरी वो याद रखिएगा। देखिए आपको बस एक सेंटेंस याद रखना है, 1813 में आए 5 मेहमान, मुफ्त व्यापार, रानी का राज, पादरी का प्रवेश, अंग्रेजी स्कूल और नया टैक्स। बस ये लाइन याद होनी चाहिए, 1813 में आए 5 मेहमान, मुफ्त व्यापार, रानी का राज, पादरी का प्रवेश, अंग्रेजी स्कूल और नया टैक्स। ठीक है, मुफ्त व्यापार, ट्रेड मोनोपोली हटा दी गई है ना, सबका व्यापार ओपन हो गया। रानी का राज, सॉवरेंटी ऑफ ब्रिटिश क्राउन हो गया। पादरी का प्रवेश, क्रिश्चियन मिशनरी की एंट्री हो गई इंडिया में। वेस्टर्न एजुकेशन, अंग्रेजी स्कूल। लोकल गवर्नमेंट भी अब टैक्स इम्पोज कर सकती थी, नया टैक्स। ठीक है, 1813 में आए 5 मेहमान, मुफ्त व्यापार, रानी का राज, पादरी का प्रवेश, अंग्रेजी स्कूल और नया टैक्स। देखिए ये लाइंस याद हो जाएंगी ना तो क्या एग्ज़ाम में फिर ये टॉपिक्स ऐसे हैं ना जिसमें आपको कन्फ्यूज़न रहेगा कि 1813 में क्या था, 1773 में क्या था। तो इसको, इस टॉपिक को अगर आप इस तरीके से करेंगे ना तो एक तो आपको पूरा मतलब याद आ जाएगा, कन्फ्यूज़न नहीं होगा। स्टेप वाइज चलेंगे, स्टोरी वाइज, जैसे अभी तक हम लोग चल रहे हैं पूरा स्टेप वाइज। हमने 1773 में देखा, हमने 4G कंपनी के हिसाब से देखा। 4G नाम की एक कंपनी थी और उसके जो व्यापारी थे वो COD करना चाहते थे, है ना। पर एक कंपनी थी जो उनको RCM नाम की कंपनी थी जो उनको COD के लिए अलाउ नहीं कर रही थी। तो इससे आपको याद हो जाएगा, RCM से आपको याद है कि क्या क्या चीज़ें, RCM के लिए क्या क्या चीज़ें रखी गई थी। ठीक है, जैसे रेवेन्यू था, R फॉर सिविल था, C फॉर M फॉर मिलिट्री अफेयर। तो मतलब याद हो जाएगा, इसका बेसिक ये है। याद तो देखिए करना ही पड़ेगा, पर क्या है कि इससे थोड़ा सा एग्ज़ाम में याद आ जाता है, कन्फ्यूज़न नहीं होता है। ठीक है, तो अब इसके बाद हम देखते हैं चार्टर एक्ट ऑफ 1833। सो द चार्टर एक्ट ऑफ 1833, इसके आने का देखिए बेसिक जो रीज़न था वो था कि देखिए 1830 तक जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है वो ब्रिटेन में पूरी तरह आ चुका था, है ना। और प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो चुका था, जो प्रोडक्ट्स थे उनका प्रोडक्शन बहुत हो चुका था। अब इनको चाहिए था मार्केट जहाँ पे वो अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकें, है ना। तो जो चार्टर एक्ट ऑफ 1833 है ये बिल्कुल जो इसकी जो अगर हम बात करें ना कि ये क्यों आया, तो ये इसके जो आने का कारण था वो मैसिव पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और फिलोसफिकल शिफ्ट था। ठीक है, अगर मैं देखूँ तो ठीक है। अब देखिए जैसे पॉलिटिकल शिफ्ट की अगर मैं बात करूँ तो अब 1833 तक लिबरल्स पावर में आ चुके थे। ठीक है, तो लिबरल्स के पावर में आने की वजह से फिर ये जो पॉलिटिकल शिफ्ट हो गया, है ना। तो लिबरल्स का ये कहना था कि भाई एक ही कंपनी को क्यों मोनोपोली दिया हुआ है, जितनी कंपनीज़ हैं आप सबको दीजिए, चांस दीजिए। जो कंपनी अच्छा करेगी वो प्रॉफिट में रहेगी। ठीक है, उसके बाद देखिए जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी इसने स्टार्टिंग से यहाँ पे इंडिया में स्टार्ट किया था। तो इसने बहुत सारे वॉर्स लड़े, है ना। इसने मोनोपोली करने के लिए बहुत सारे वॉर्स लड़े। मैंने लास्ट लेक्चर्स में भी आपको ये सब बताया हुआ है कि बहुत सारे वॉर्स हुए इनके, फ्रेंच के साथ और अदर के साथ। ठीक है, तो वॉर करते करते इन्होंने जो अपना एम्पायर है ना, बहुत बड़ा एम्पायर इस्टेब्लिश कर लिया था और मैसिव एम्पायर वाज इस्टेब्लिश्ड। ठीक है, तो ये सिर्फ एक कमर्शियल ट्रेडिंग कंपनी अब नहीं रही थी, इसमें एडमिनिस्ट्रेशन की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती थी। ठीक, तो ट्रेडिंग, कमर्शियल ट्रेडिंग के साथ साथ मैसिव एम्पायर होने की वजह से जो इसका मैनेजमेंट था उसमें इशू आ रहा था, मतलब उस एम्पायर को मैनेज करने में इशू आ रहा था। और देखिए जब वॉर होता है तो उसमें बहुत सारा फाइनेंस लगता है। ठीक है, तो ब्रिटिश पार्लियामेंट में ये चीज़ भी बार बार उठ रही थी कि कंपनी तो लगातार फेलियर की तरफ बढ़ रही है, लगातार लॉस में जा रही है, तो क्यों इस कंपनी को सिर्फ मोनोपोली दिया हुआ है। ठीक है, मतलब फाइनेंशियल स्ट्रेन बहुत ज़्यादा आ गया था कंपनी के ऊपर, ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर। ठीक है, क्यों? क्योंकि वॉर्स बहुत ज़्यादा हुए थे। ठीक, तो मेन रीज़न क्या थे, एक तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ गया था, पॉलिटिकल शिफ्ट, लिबरल्स कम इन पावर। ठीक है, उसके बाद मैसिव एम्पायर इस्टेब्लिश कर दिया था इन्होंने जिसके एडमिनिस्ट्रेशन में इशू आ रहा था। दूसरा, बहुत सारे वॉर्स वगैरह होने की वजह से फाइनेंशियल स्ट्रेन हो रहा था। इन सारे पॉइंट्स को नज़र में रखते हुए चार्टर एक्ट लाया गया 1833। ठीक है, अब देखते हैं इसके फीचर क्या थे।
जो सबसे बड़ा फीचर था वो ये था कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कर दिया गया। देखिए, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कर दिया गया, मतलब जितनी भी इंडियन टेरिटरी ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर में है वो सारी जो है वो किसके अंडर में आ जाएगी, अब इस गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के अंडर में आ जाएगी। समझ रहे हैं आप लोग? मतलब ये देखिए, अगर पूछा जाए कि सेंट्रलाइजेशन ऑफ जो पावर है आपका, एक्चुअल सेंट्रलाइजेशन वो कहाँ से हुआ, तो चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में हुआ वो। ठीक है, पूरा जितनी भी टेरिटरी थी इंडिया की सारी सेंट्रलाइज कर दी गई। और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया किसे बनाया गया, विलियम बेंटिक को। ठीक है, तो अगर मैं मतलब एक क्वेश्चन आपसे पूछूं कि विलियम बेंटिक को ही क्यों गवर्नर जनरल बनाया गया, मतलब किसी और को भी तो बनाया जा सकता था। हाँ, तो देखिए इसका अगर आंसर कोई पूछे आपसे तो आप ये बता सकते हैं। देखिए, लॉर्ड विलियम बेंटिक 1833 के पहले ही इंडिया में आ चुके थे, है ना। कोई मतलब ऐसा नहीं है कि अचानक से आए। ठीक, इससे पहले वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे। ठीक है, तो जब ये इन्होंने ज्वाइन किया मतलब इंडिया में, तो जो कंपनी थी वो बहुत ज़्यादा लॉस में जा रही थी, लॉस मेकिंग कंपनी थी। इन्होंने फाइनेंशियल डेफिसिट को सरप्लस में बदला, मतलब वो जो कंपनी थी उसकी जो डेफिसिट थी उसको सरप्लस में, मतलब उसके लॉस को रिकवरी किया इन्होंने, है ना। बहुत सारे फाइनेंशियल जो डिसिप्लिन हैं वो लगाए कंपनी के ऊपर। ठीक है, मिलिट्री और सिविल जो भी ऑफिसर्स थे उनके अलायंसेस को कम किया, है ना। तो इसकी वजह से फिर कंपनी का जो एक्चुअल जो फाइनेंशियल लॉस था वो धीरे धीरे कम होने लग गया। ये कब कर रहे हैं, जब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए जब लिबरल्स पावर में आए, है ना, 1830 के आसपास, तो ये जो आपके विलियम बेंटिक हैं, ये लिबरल्स की मतलब थोड़ी विचारधारा से के मतलब टाइप के थे, है ना। लिबरल्स के साथ इनकी थी, एरिस्टोक्रेट तो थे ही, साथ में लिबरल्स के साथ मतलब थोड़ा सा उस टाइप का नेचर था, तो इसलिए लिबरल्स के थोड़ा फेवरेटिज्म काइंड ऑफ कहते हैं ना। और एक था यूटिलिटेरियनिज्म की मतलब पॉलिसी को ये अपनाते थे, है ना। यूटिलिटेरिज्म का क्या मतलब है कि मतलब जैसी यूटिलिटी है वैसी चीज़ों में मतलब काम करना, है ना, जो मैक्सिमम लोगों का भला कर सके। ठीक है, तो इस टाइप की पॉलिसी मतलब ये इस पे डिपेंड मतलब इस पे बहुत ज़्यादा ये फोकस करते थे विलियम बेंटिक आपके। ठीक है, सोशल रिफॉर्म इन्होंने इंडिया में बहुत ज़्यादा किए थे, है ना। 1829 में सती प्रथा का अंत करवाया था इन्होंने, अगर आप लोगों ने सुना हो सती प्रथा, है ना। और इंडियन कोर्ट्स में लोकल लैंग्वेजेस और इंग्लिश को प्रमोट करना शुरू किया, है ना, ताकि एडमिनिस्ट्रेशन आसान हो सके। ठीक है, तो मतलब 1833 आते आते ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी लगभग पूरे इंडिया पर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कब्जा कर लिया था, है ना। अब जितनी भी इन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी, सारी चीज़ें की, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा लॉस हुआ, है ना। लॉस के कारण बहुत अच्छा नहीं कर रही थी कंपनी, और इस टाइम पे विलियम बेंटिक आए, इन्होंने उसके लॉस को रिकवर किया, सोशल रिफॉर्म किए, लिबरल काइंड ऑफ पर्सन थे, है ना। और मतलब इंडियंस के लिए भी कुछ ऐसी चीज़ें की जिससे लगा कि मतलब बहुत अच्छा कर रहे हैं ये इंडिया में। ठीक है, तो ये सारे बेसिकली अगर मैं रीज़न कोई आपसे पूछे इन केस कि क्यों विलियम बेंटिक, वाई विलियम बेंटिक, क्योंकि देखिए गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनना बहुत मतलब बड़ी पोस्ट थी, है ना। पूरी अब देखिए गवर्नर पूरे बंगाल, महाराष्ट्र, मद्रास सारे इसके अंडर में आ गए। ठीक है, तो एक फीचर तो ये हो गया आपका, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बिकम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, दूसरा, अब देखिए अब जब सेंट्रलाइज कर दिया गया सारी चीज़ें, तो उसमें जो रेगुलेशंस थे अब उनको रेगुलेशंस नहीं एक्ट कहेंगे, ये भी ध्यान रखना है। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बिकम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड रेगुलेशंस बिकम एक्ट। और देखिए जो कमर्शियल बॉडी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी क्या थी, एक कमर्शियल बॉडी थी, अब इसको सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बना दिया गया। ठीक है, अब इसने पूरा सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन में इसको कह दिया गया कि आप एडमिनिस्ट्रेशन देखेंगे। ठीक है, बाकी जो ट्रेड वगैरह है वो आप नहीं देखेंगे। उसके बाद ओपन कंपटीशन स्टार्ट कर दिया गया, ओपन कंपटीशन, सिविल सर्विसेज ओपन कर दिया गया, इंडियंस को अलाउ कर दिया गया कि भाई इंडियंस जो हों या किसी और देश के जो भी हैं, उसमें मतलब ये हो गया कि इंडियंस भी किसी भी फॉर्म को भर सकते हैं, किसी भी पोस्ट पे जा सकते हैं। हालांकि सिविल सर्विसेज वाला जो पॉइंट है इसमें क्या है कि इस पे बहुत ज़्यादा बाद में थोड़ा सा इशू हुआ,
और मतलब सिविल सर्विसेज को यहाँ पे फिर इंडियंस के लिए अलाउ नहीं किया गया, पर जो ओपन कंपटीशन स्टार्ट कर दिया कि भाई सब बैठेंगे इसमें और इंडियंस भी बैठेंगे कंपटीशन में। ठीक है, आई होप ये दोनों टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा। अगर मैं देखूँ इसके जो निमोनिक की कि कैसे याद रखा जा सकता है, तो एक वर्ड है ब्रांड, है ना। ब्रांड याद रखना है आपको, बस ब्रांड से याद हो जाएगा आपको कि 1833 एक्ट रिलेटेड टू ब्रांड। ब्रांड कैसे भाई, बी स्टैंड फॉर, देखिए बी स्टैंड फॉर बेंटिक, विलियम बेंटिक को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया। ठीक है, ऑल द रेगुलेशंस बिकम एक्ट। ठीक है, ये हो गया आर से। और ए क्या है भाई, द कंपनी बिकम नाउ द एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी ओनली, है ना। और एन फॉर नौकरी, नौकरी किसके लिए भाई, ओपन कर दिया गया सबके लिए, मतलब इंडियन हो या कोई भी हो, वो ओपन कंपटीशन फॉर ऑल। ठीक है, तो इससे है ब्रांड आपका। ठीक है, डी वैकेंट है, तो मतलब इससे याद रखना। ब्रांड देखिए आसान है ना। इसमें सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि आपको ये पता है कि क्यों आया, वाई द चार्टर एक्ट ऑफ 1833 केम, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ इट, है ना। और याद करने का कितना आसान है, ब्रांड, बेंटिक, रेगुलेशन बिकम एक्ट, एंड all the East India Company become now the administrative body, and for the naukri मतलब open for all, now the Indians will sit in the examination and compete for the jobs। ओके, बस एक पॉइंट ये याद रखना है कि सिविल सर्विसेज इसमें पॉइंट रखा गया था, पर मतलब इसको यहाँ से स्टार्ट नहीं हुआ था, इसका विरोध हुआ, फिर इसको बाद में किया गया। ठीक है, आई होप इतना समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।